प्रिय छात्रों, हमें पता है कि आज आप लोग काफ़ी खुश होंगे क्योंकि लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट का एग्ज़ाम होता है, 12th का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को आप लोगों ने अपनी मेहनत के बदौलत इतना आसान बना दिया है कि बोर्ड आपके मेहनत को निश्चित ही सलाम करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड के द्वारा मिलने जा रहा है और इस बात का खुशी आपको भी है और हमें भी है। आपके गार्जियन आपके रिजल्ट को देखकर आपके मन के अनुसार कैरियर बनाने में हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे और जीवन के हर मोड़ पर आपके शिक्षक आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी खुशियों भरा है। हमारे द्वारा बताए गए रूटीन को फॉलो करते हुए आप लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चले और फाइनली आप लोग फिजिक्स के एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम में इतने खुश हुए कि कुछ जगहों पर फंडामेंटल के विद्यार्थियों ने फंडामेंटल का जयकारा भी लगाया। यह वीडियो क्लिप कुछ स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास भेजा गया है, जिसे देखकर हमें काफ़ी खुशी हुआ। आप लोगों के तरक्की ने हम लोगों को इतना खुश कर दिया कि हम लोग अपने मेहनत को और आगे बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। आज हमने 12th का नया बैच आरंभ किया है। ये वीडियो क्लिप और फोटो जो आप लोग देख रहे हैं उसी बैच का है। इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, आप लोगों के सफलता को जाता है, आप लोगों के मेहनत को जाता है। आप ही लोगों के मेहनत को देखकर गांव के स्टूडेंट अपने माता पिता से दूर हाजीपुर आकर पढ़ने को तैयार हुए हैं। नहीं तो अभी का जो स्थिति हो गया है, सभी बच्चे चाहते हैं कि किसी भी तरह का पढ़ाई हो गांव में ही रहे, लेकिन आप लोगों ने अपना परचम इतना ऊंचा कर दिया है कि हाजीपुर का यह परचम गांव-गांव तक दिखने लगा है। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आर के शर्मा के विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आर के शर्मा अपने छात्रों को मोटिवेट करते हैं और आप लोग तो आर के शर्मा का मोटिवेटर बन चुके हैं। हमें मोटिवेट करते हैं, दिनों दिन अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सच में आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। बस गुजारिश यही है कि इसी तरह आप लोग हमेशा हमारे अच्छे कार्यों की सराहना करते रहेंगे और हमारे कमियों से हमें ज़रूर अवगत कराते रहेंगे, ताकि अगर आप लोगों के नज़र में कोई कमी दिख रहा है तो हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए अब एग्ज़ाम का बात करते हैं। हमने आप लोग को समझाया था कि जिस दिन टोटल एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, उस दिन के बाद आप लोग बैठकर जो भी आंसर दिए हैं उसका करेक्शन करेंगे। 12th में आने वाले मार्क्स का आकलन करेंगे। 12th में कितना मार्क्स आप लोगों का आने वाला है उसको जोड़ेंगे और इसमें भी आप लोगों ने बखूबी हमारा समर्थन किया है, हमारा साथ दिया है। अब आप लोग अपना फिजिक्स का क्वेश्चन सेट निकाल लीजिए और मिलाकर देखिए कि आपका मार्क्स क्या आने वाला है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि यह आपके सफलता का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। आप जो तैयारी किए हैं उसके आधार पर आपको आगे बहुतों एग्ज़ाम में सफलता हासिल करना है। इसलिए अपने छोटे मोटे गलतियों को इग्नोर कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने गार्जियन से ज़रूर सलाह लीजिए। ज़रूरत पड़े तो हमसे भी सलाह लीजिए। अगर आना संभव नहीं हो तो कॉल करके बात कीजिए। आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी रूप में आर के शर्मा का ज़रूरत पड़ेगा तो आर के शर्मा आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। साल भर जो हम लोग 12th का तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन का कैलकुलेशन करते हैं, उसको समझते हैं और समझते समझते ही उसको याद करते हैं। फिजिक्स में हम लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं होता है। अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसा होता है जो अगर आप समझ गए तो याद हो जाता है। फिर भी लास्ट में जब 2 महीना टाइम बचता है हम लोग का एग्ज़ाम का, उसमें हम लोग आ जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। और बोर्ड के एग्ज़ाम का जो हम रिवीजन कराते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 15 चैप्टर में लगभग 25 क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और फाइनली जब 3-4 दिन एग्ज़ाम का बचा होता है तो उस क्वेश्चन के संख्या को हम कम कर देते हैं। यानी लास्ट में परीक्षा से 3-4 दिन पहले हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और वह 10 क्वेश्चन जो देते हैं आप लोग के स्क्रीन पर अभी दिख भी रहा है। यह 10 क्वेश्चन इस साल दिया गया था। हर साल ऐसा होता है कि जो हम 10 क्वेश्चन देते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निश्चित आना होता है। इस साल भी आप लोग देखे हैं कि जो 6 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग का इसी में से आया है। और 4 क्वेश्चन कौन कौन है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है।
यह सबसे ऊपर किया हुआ है लेंस मेकर्स फार्मूला। दूसरा आपका किरचॉफ्स लॉ है। तीसरा रेक्टिफायर से रिलेटेड है यानी पीएन जंक्शन से रिलेटेड है। और चौथा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरबीन वाला। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है जो हम लास्ट में आप लोगों को 10 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना था। आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को बखूबी ढंग से सही लिखा, ऐसा बताया था ना आप लोगों ने। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। चलते हैं, आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में और क्या क्या है जो हम रिवीजन में आप लोगों को 2 महीना पहले 25 क्वेश्चन देते हैं लगभग, उसमें से देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आता है। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप एच का आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन का ग्रुप है वह एच है, आप लोग देख चुके हैं। आपके पास जो ग्रुप होगा वह चेंज हो सकता है, और अगर ग्रुप चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन यह श्योर है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होगा आपके पास 21 नंबर से 26 नंबर के बीच में ही होगा। तो मेरे पास जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो इसमें कंडक्टर के कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है। याद कीजिए, आप लोग को रिवीजन कोर्स के चैप्टर 2 में हम यह क्वेश्चन पढ़ाए हैं। यह क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, यह चैप्टर 2 में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग के पास अभी होगा भी। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रिवीजन कोर्स हम कराते हैं, उसमें से यह क्वेश्चन दिया हुआ है जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में अगर आप बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कहाँ से दिया हुआ है, तो किरचॉफ्स लॉ। और यह किरचॉफ्स लॉ जो है आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हम आप लोगों को लिखवाए थे रिवीजन कोर्स में। यह सारा क्वेश्चन जो आप लोग को रिवीजन कोर्स कराए थे लास्ट में 1.5 महीना का, उसी में से है यह सारा क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 में जाके देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को हम किरचॉफ्स लॉ याद करवाए थे। तो यह किरचॉफ्स लॉ उसमें से दिया हुआ है, जिसमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आपको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन जो है वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है यानी खगोलीय दूरबीन का है। यह आप लोगों को रिवीजन कोर्स में हम बताए हुए हैं यह क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो रिवीजन कोर्स में बताए हैं यहाँ पर देख लीजिए, चैप्टर जो था 9वां चैप्टर को यानी रे ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में तोड़े थे, 9.1 और 9.2। तो 9.2 का जो 10वां क्वेश्चन होगा वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका उसी रिवीजन कोर्स से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसी में से है या अलग से है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखिएगा तो यह क्वेश्चन जो है वह चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 14 में हम आप लोगों को सोल्व करवाए थे, एलसीआर सर्किट और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना। नेक्स्ट बढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह चैप्टर 14 14 नंबर चैप्टर जो सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़े थे उसमें आप लोग का होगा 17 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह यह क्वेश्चन वहाँ का है। फिर आगे बढ़िएगा तो पतले लेंस के लिए सूत्र दिया हुआ है जो कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला भी बोलते हैं। और यह क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन भी आपके रिवीजन वाले कोर्स से ही है। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को बनवाए थे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो हम रिवीजन के लिए आप लोगों को 25 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, उस 25 में से 6 का 6 क्वेश्चन आपका उसी में से है। तो इस कारण हमें पता है कि आप लोगों ने 3 क्वेश्चन ढंग से सही लिख दिया है। लगभग हमारे सारे फंडामेंटल को स्टूडेंट को याद था क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को 15 में से 15 नंबर निश्चित ही आना है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वही ग्रुप वही है जो हम पहले ही बता दिए हैं, एच ग्रुप का है। आप लोग के पास ग्रुप चेंज होगा तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। कहाँ से आप क्या आंसर क्या लिखे हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसको मिलाने के लिए हम आपकी सुविधा के लिए इसमें लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो रेडियो एक्टिविटी का है, हम आप लोगों को रिवीजन कोर्स में बताए थे, चैप्टर नंबर 12, 13 एक साथ करके बताए थे, एटम्स एंड न्यूक्लिया, उसका 13 नंबर क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो इस ग्रुप का है, क्यूरी का नियम। क्यूरी के नियम के लिए अगर आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हुए हैं चैप्टर 4 में, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, तीसरा क्वेश्चन जो है वह बोर्स एटॉमिक मॉडल का डीमेरिट्स है, जो कि फिर से जो 12 और 13 एक साथ पढ़ाए थे उसके क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, लेकिन पुराना क्वेश्चन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है तो
4 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग का होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही डायरेक्शन निकलता है, जो कि आप लोग को डायरेक्शन निकालना हम बताए भी थे। अगर आप लोग एग्जाम में इसका लिखे हैं तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार डायरेक्शन निकाल के इसका आंसर आप मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो है वह करेंट डेंसिटी से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी चैप्टर 3 का जो पहला क्वेश्चन आप लोग बनाए थे वह यही था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैपेसिटर से रिलेटेड है। कैपेसिटर जो है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यह क्वेश्चन आप लोग को हम बनवाए हुए हैं चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है लेंज का नियम है, और लेंज का नियम आप लोग को हम बता चुके हैं चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वह लेंज का नियम था। आगे का क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो फोटो सेल है। फोटो सेल जो क्वेश्चन है या आप लोग को रेगुलर बैच में हम पढ़ाए थे, लिखवाए थे, क्वेश्चन भी बताए थे, लेकिन रिवीजन वाले बैच में यह क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं दिए थे। तो अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो कि रेगुलर कोर्स में तो हम आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन कोर्स में यह क्वेश्चन नहीं बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन चैप्टर 9.1 यानी 9वां चैप्टर को आप लोगों को याद होना चाहिए। हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रिवीजन करवाए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह इससे रिलेटेड था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग याद कीजिए, बताए थे कि अगर किसी लेंस को डुबा देते हैं वैसा लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेम होता है, तो उसका नेचर हो जाता है प्लेन लेंस और फोकल लेंथ हो जाता है इन्फिनिटी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होगा तो उस बना लिए होंगे और इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह नैंड गेट और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल लिखना है और बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। यह आप लोग को हम बता चुके हैं चैप्टर 14 जो सेमीकंडक्टर का था, उसका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़े तो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, और माइक्रोस्कोप में पूछा गया है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वह अधिक कब होगा। याद कीजिए, आप लोगों को हम 9.2 में पहला क्वेश्चन बताए थे, और पहला क्वेश्चन में था उसमें कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, एपर्चर जो होता है ऑब्जेक्टिव का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वह छोटा क्यों लिया जाता है। उसके आंसर में आप लोगों को समझाए थे कि एपर्चर अगर छोटा लेते हैं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो जाता है। तो यही क्वेश्चन को उलट के थोड़ा सा पूछ दिया है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वह अधिक कब होगा। तो जो हम क्वेश्चन बताए थे वह इसका आंसर हो जाएगा, यानी उसी का उल्टा करके पूछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग जो है यह आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप रेगुलर कोर्स में पढ़े थे तो याद कीजिए 13 नंबर जो न्यूक्लियाई था उसमें यह आप लोगों को बताया गया था। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है मॉड्यूलेशन का है, और मॉड्यूलेशन सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे चैप्टर 5 से रिलेटेड है, और चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह सेम टू सेम है, नंबर भी यही था, नंबर भी चेंज नहीं है, यानी इसमें जो आंसर आप लोग निकाले थे वही होगा, आंसर का मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह जो है यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, जो कि आप लोग चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम यही बनवाए थे आप लोगों से, यह भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। एक क्वेश्चन फिर से आ गया 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो है यह नया क्वेश्चन है। इसमें हम आप लोगों को क्या बताए थे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है यह बताए थे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताए थे। तो फॉर्मूला के आधार पर अगर आप इस न्यूमेरिकल को बनाए होंगे तो सही होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, इसमें एरिया के बदले ले लेंगे, अगर स्फीयर है तो 4πr², उसके आधार पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, तो ट्रांजिस्टर का अल्फा बीटा से रिलेटेड है, और यह अल्फा बीटा का जो रिलेशन है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बताए थे आप लोग को 14 नंबर चैप्टर का 27 नंबर क्वेश्चन से। तो इस तरह यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिलेशन बताए हुए हैं, और वही यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष यानी रेनबो। रेनबो आप लोग को हम 9.1 चैप्टर में 9वां क्वेश्चन में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है यह भी बताया हुआ है, प्रकाश के व्यतिकरण का शर्त, डायरेक्ट यह क्वेश्चन था आप लोग का चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। यह रेगुलर कोर्स में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद कीजिए, इसमें साइक्लोट्रॉन में आप लोग को बताए थे कि इसका मार्ग जो होता है वह सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर क्यों होता है ये भी बताए थे, लेकिन यह क्वेश्चन अगर आप लोग को याद होगा तो लिखे होंगे, यह रिवीजन कोर्स में हम क्वेश्चन नहीं दिए थे। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप गिनती किए होंगे अभी तक तो 16 क्वेश्चन ऐसा है जो कि रिवीजन करवाया हुआ कोर्स में से है,
और 4 क्वेश्चन आप लोग का उसमें से नहीं है, लेकिन रेगुलर कोर्स में वह चारों क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ग्रुप एच का क्वेश्चन है। फिर हम वही बात कहेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आगे पीछे होगा, क्वेश्चन को मिलाइए और उसके आधार पर आप आंसर अपना उसमें से देख के मिला लीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसका फोकस दूरी का क्या होगा। यानी मिरर है, ध्यान दीजिए, आप लोग को पढ़ाए थे कि मिरर को अगर पानी में डुबाएंगे तो उसके फोकल लेंथ, रेडियस, इस सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब हो गया कि इसका फोकल लेंथ सेम होगा, जो कि सी में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन चलिए, दूसरा क्वेश्चन टीआईआर से रिलेटेड है और टीआईआर में कहा गया है कि परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है टीआईआर के लिए, और टीआईआर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है यह होता है 1। तो दूसरा क्वेश्चन जो है टीआईआर का कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका वैल्यू हो जाता है 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। याद कीजिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बताए थे आप लोग को कि इसमें तीसरा लेंस लगाया जाता है और तीसरा लेंस का काम होता है इमेज जो बनता है उसको सीधा कर देना। तो अगर हम लोग बात करें टेलीस्कोप का यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो उसमें जो इमेज बना था वह वर्चुअल और इन्वर्टेड था, और तीसरा लेंस जो लगाते हैं उसका काम होता है जो वर्चुअल इमेज था उसको इरेक्ट कर देना। तो इस तरह यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, यानी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल तो होता ही है, और वह जो उल्टा था उल्टा ना होकर सीधा हो जाता है, यानी बी आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर, यानी आपको इसमें फाई का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है रेजोनेंस का केस है, और रेजोनेंस के केस में आप लोग को याद होना चाहिए कि रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर यानी कॉस फाई का वैल्यू हो जाता है 1, और कॉस फाई का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो फाई का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0, और कॉस 0 कर देते हैं, इसका मतलब फाई का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो इस तरह चौथा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि डी में दिया हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी। अगला बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कहाँ से है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में याद कीजिए वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटता है, इसमें करंट के बारे में पूछ रहा है, और करंट के बारे में पूछ रहा है तो करंट जो है वह क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, छठा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सरे। एक्सरे के बारे में कहा गया है कि एक्सरे जो है वो इसमें से कौन है। तो इसके लिए आप लोग याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग पढ़े थे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो था वह 7 तरह का था, जिसमें सबसे पहला था रेडियो, उसके बाद था माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो यह जो एक्सरे होता है यह क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो एक्सरे के लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह किससे रिलेटेड है, तो टीआईआर से रिलेटेड है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछ रहा है। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। इसके लिए जरा याद कीजिए, अगर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, साइन आई सी इज इक्वल टू होता है 1/μ, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। साइन आई सी इज इक्वल टू होता है 1/μ, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, सी इज इक्वल टू होता है c0/μ, ऐसा पढ़े थे। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं c0 इंटू 1/μ, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और 1/μ के बदले क्या लिखेंगे, तो साइन आई सी, और साइन आई सी के बदले आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 भर लेंगे। और साइन 30 अगर आप भर लेते हैं तो c इंटू में साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸, और इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का सही आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸, 10⁸ है ही नहीं। अब थोड़ा सा समझिए इसको, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी हम टिक लगा दिए हैं, लेकिन यह जो पावर 5 है, इस पावर 5 के जगह 8 होना चाहिए। अगर पावर 8 है तो आंसर सही है, नहीं तो इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गलत है। जो हम लोग का आंसर आया वह 1.5 × 10⁸ आया, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में है 10⁵ ओनली।
इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है, यह क्वेश्चन चलने लायक नहीं है। दूसरा याद कीजिए, अगर हम किसी और तरीका से भी इस क्वेश्चन को देखें तो लाइट का जो स्पीड होता है वह सबसे ज़्यादा होता है एयर में, या यूँ कहिए वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा स्पीड जो एयर या वैक्यूम में होता है वह इतना होता है 3 × 10⁸। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है किसी दूसरे मीडियम में। तो यह जो ऑप्शन आपका सी है और डी है वह चलने लायक है नहीं। और ए वाला जो ऑप्शन है यह तो वैक्यूम में ही होता है, जबकि इसमें कहा गया है कि क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल में रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है, इसका मतलब पहले से रहा होगा डेंसर मीडियम में। तो इस तरह इसका सही आंसर होना चाहिए 1.5 × 10⁸, जो कि नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है और लेंस कौन सा है, तो कन्वेक्स लेंस है। तो इस तरह कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आगे फिर देखिएगा तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यानी दूसरा लेंस है। पहला तो कन्वेक्स लेंस है और दूसरा कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 लेंस है। अगर आप देखेंगे तो f1 का वैल्यू दिया हुआ है कन्वेक्स के लिए हो जाएगा +40 सेंटीमीटर में, और f2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -20 हो जाएगा सेंटीमीटर में। f1 f2 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है पावर, पूछ क्या रहा है, तो पावर निकालने के लिए अगर आप चाहें तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं P1 + P2। अगर 2 लेंस कांटेक्ट में होता है तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2। P1 के बदले आप लिख सकते हैं चूंकि सेंटीमीटर में, इसलिए 100/f1, आप प्लस में लिख सकते हैं 100/f2। तो 100/f1 + 100/f2, 100/40 अगर आप करते हैं तो प्लस में आपका आ जाएगा 2.5, और अगर 100/20 करते हैं तो माइनस में यह आ जाएगा, चूंकि कनकेव है माइनस में है इसलिए -5। अब अगर आप देखेंगे तो प्लस में 2.5 और माइनस में 5, दोनों को ऐड करने पर आ जाता है -2.5, यानी हम लोग का सही आंसर हो गया -2.5। -2.5 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, और 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें व्यतिकरण से रिलेटेड है, यानी इंटरफ्रेंस से रिलेटेड है। और इंटरफ्रेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रीजन। तो रीजन के लिए याद कीजिए, आप लोग को इंटरफ्रेंस का जो डिफिनीसन बताए थे वह डिफिनीसन में ही लिखवाए थे कि लाइट वेव जो होता है वह सेम या अपोजिट फेज में ओवरलैप करता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, इसी को बोले थे इंटरफ्रेंस। इसका मतलब हो गया कि जहाँ पर फेज डिफरेंस होगा वहीं पर इंटरफ्रेंस होगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, इसको या तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म का। इसके अलावा निकोल प्रिज्म के अलावा भी 2 और प्रिज्म आप लोग को लिखवाए थे हम, कैल्साइट प्रिज्म और कैल्साइट क्रिस्टल। तो इसमें ऑप्शन में है निकोल प्रिज्म, इसलिए निकोल प्रिज्म सही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूजन वाला क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। अगर आप लोग देखेंगे डायोड का फिगर, तो डायोड का फिगर जो हम लोग बनाए थे वह इस तरह बनाए थे, याद कीजिए इसको। इसमें जो ट्रायंगल वाला किनारा था, यह ट्रायंगल वाला किनारा जो था यह पी टाइप होता है, और इधर वाला जो लाइन वाला किनारा होता है यह एन टाइप होता है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में सिर्फ लेफ्ट वाला चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, राइट वाला चीज़ गायब है, और लेफ्ट वाला चीज़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह पी टाइप है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पी टाइप। तो यह जो फिगर बना हुआ है यह डायोड का नहीं है बल्कि पी टाइप का फिगर है, इसमें से एन टाइप आधा जो है वह नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर में आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी प्रवर्धन गुणांक का इकाई पूछ रहा है। याद कीजिए एम्प्लीफिकेशन 3 तरह का आप लोग पढ़े थे, करेंट एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन एंड पावर एम्प्लीफिकेशन। कोई भी हो, आउटपुट बटा इनपुट था, यानी करंट का है तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, इसलिए यूनिट उसका नहीं हुआ था। वोल्टेज में भी यूनिट नहीं था, पावर में भी यूनिट नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो तर्क द्वार है यानी लॉजिक गेट है वह सार्वजनिक तर्क द्वार है यानी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो यह तो आप लोग को याद होना चाहिए, कितना बार बहुतों बार याद भी कराए हैं कि नैंड गेट जो होता है यूनिवर्सल होता है, जिसके द्वारा हम दूसरे गेट को बना सकते हैं। बाकी गेट सब हम लोग बनाए थे किससे, तो नैंड गेट से बनाए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यूएचएफ के लिए पूछ रहा है। यूएचएफ के लिए जो पूछ रहा है इसमें आप लोग तो रट्टा मारे हुए थे कि यूएचएफ का यूज होता है किस में, तो अंतरिक्ष वेव में यानी स्पेस वेव में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस वेव। यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो कि स्पेस वेव से उसका फ्लो होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 5 दिन और टोटल टाइम दिया हुआ है 20 दिन। हाफ लाइफ का संख्या हो जाएगा 4।
हाफ लाइफ का संख्या हो जाएगा 4। एक हाफ लाइफ में आधा होता है, दूसरा हाफ लाइफ में 1/4, तीसरा हाफ लाइफ में 1/8 और चौथा हाफ लाइफ में 1/16, और यह सब चीज़ आप लोग याद किए हुए थे। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो गया डी, यानी 1/16। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यह जो क्वेश्चन है इसमें दो आवेश के बीच आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg। पहला चैप्टर जो आप लोग पढ़े थे उसमें हम लोग Fe/Fg का वैल्यू निकाले थे। अगर निकाले थे तो हम लोग का आया था कितना, तो प्रोटॉन के लिए निकाले थे तो 10 का पावर में था 36। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए निकाले थे तो 10 का पावर था 39, और इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे तो 10 का पावर था 42। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसमें नाम देना जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन नाम देना जरूरी है। बिना नाम के अगर पूछा गया है तो इसका सही आंसर कोई भी नहीं हो सकता है, और 1 जो है वो तो चलने लायक है ही नहीं, इसका रेशियो 1 हो ही नहीं सकता है। रेशियो 1 तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए, और ऐसा तभी संभव है जब दोनों का चार्ज और मास बराबर हो जाए, तो यह संभव नहीं है। तो 1 तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसका हम ऑप्शन दे दिए हैं नन। यानी यह दूसरा क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका चारों के चारों ऑप्शन गलत है, यानी चारों के चारों ऑप्शन जो है इसमें चलने लायक नहीं है, यह क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यह 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि कुछ दूरी पर है, और दोनों के बीच में स्मॉल क्यू चार्ज को रखा गया है ताकि कैपिटल क्यू दोनों के दोनों बैलेंस हो जाए। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग बनाए हुए हैं, याद कीजिए। अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो पहले फिगर में थोड़ा सा समझ ले। यहाँ पर मान लीजिए कि कैपिटल क्यू रखा हुआ है, दूसरा कैपिटल क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, और दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा मतलब फोर्स इधर की ओर लगेगा, फोर्स लगेगा कैपिटल क्यू पर कैपिटल क्यू के द्वारा। अगर दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मान ले x, तो डिस्टेंस जो फोर्स का फॉर्मूला होगा उसमें डिस्टेंस x लेके चलेंगे। बीच में स्मॉल क्यू रखना है। बीच में अगर स्मॉल क्यू रख देते हैं तो उस स्थिति में ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, तो ये भी तो कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा। तो ये स्मॉल क्यू जो कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा, कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के द्वारा फोर्स लग गया इतना, और दोनों फोर्स जोड़ के कितना करना है, तो जोड़ के करना है 0, चूँकि नेट फोर्स कैपिटल क्यू पर 0 दिखाना है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो F कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और प्लस F कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कर देना है 0। इसके आधार पर स्मॉल क्यू का वैल्यू निकाल लेना है। स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालने के लिए अगर एक को उधर भेज दे तो माइनस में चला जाएगा, यानी F कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में F कैपिटल क्यू। अब दोनों का वैल्यू भर दीजिए। दोनों का वैल्यू भरिएगा तो K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x/2। तो इसमें आपको करना पड़ेगा x/2 का स्क्वायर, और इधर की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो इसमें हो जाएगा K कैपिटल क्यू और इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर। K से K काट देंगे, Q से Q कट जाएगा, और x/2 का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा यह कैपिटल क्यू। इस तरह इसमें से अगर आप स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो यह स्मॉल क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा -q/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हम लोग का जो यह 17 नंबर क्वेश्चन है, इस 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया -q/4। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है E। इस P और E के बीच का आपको एंगल पूछ रहा है, और किस अवस्था में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में P और E के बीच का एंगल पूछ रहा है। अब इसके लिए जरा याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे U का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला होता है माइनस में PE cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग निकाले थे U इज इक्वल टू माइनस PE। अगर दोनों को कंपेयर कर दे तो दोनों को कंपेयर करने पर cos फाई का वैल्यू आ जाएगा 1, और cos फाई का वैल्यू जो 1 आएगा वह कितना डिग्री में आएगा, तो 0 डिग्री में आएगा, इसलिए फाई का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। इसको थीटा भी बना सकते हैं, फाई भी मान के बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाता है डी मतलब 0। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, इंग्लिश में भी देख लीजिए 0 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से वेक्टर कौन है। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्केलर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यह जो है यह वेक्टर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता जो होता है यह वेक्टर होता है, बाकी तीन जो है वह स्केलर है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है y1 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y2। हम लोग जो जानते हैं वह क्या जानते हैं, तो y = a sin ओमेगा t, इस तरह का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इसको कंपेयर कीजिएगा तो पहला के आधार पर आप लोग का a1 का वैल्यू आ जाएगा 4 और a2 का वैल्यू आ जाएगा 3। तो 4 और 3 यहाँ a1 a2 का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी ए मैक्स के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, ए मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है a1 + a2, मतलब दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 7। तो इस तरह 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 7। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की, और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यह परिनलिका से रिलेटेड है यानी सोलेनॉइड से रिलेटेड है। सोलेनॉइड से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी। याद कीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 12 b² जो कि ए में दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। 22 नंबर में चलिए, 22 नंबर में है 6 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है। 6 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम लोग का सही आंसर कौन आ जाएगा, तो 2 और 18 यानी सी। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हम लोग का कितना है, तो 2 और 18। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए याद कीजिए फॉर्मूला बताए थे C/N और मैक्सिमम के लिए C × N। आगे बढ़ जाइए, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन आपका किससे है, तो अल्टरनेटिंग करंट से है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का इक्वेशन दिया हुआ है I = 60 sin 100πt। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं I = होता है I0 sin ओमेगा टी। इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो I0 का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा कि I0 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 60। I0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 60। और पूछ रहा है किसका, तो मूल वर्ग माध्य मान यानी RMS वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप IRMS निकालना चाहते हैं तो IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2। I0/√2 का मतलब हो गया कि 60 को डिवाइड करेंगे √2 से, और इस 60 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है 30√2, जो कि आप लोग कई बार बनाए भी होंगे, याद भी किए होंगे, रट्टा भी मारे होंगे। और इसका ऑप्शन अगर आप खोजेंगे तो ऑप्शन 30√2 कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन 30√2, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नन। यानी यह क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका चारों के चारों ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं चलेगा। इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंग्लिश में कहीं हो तो इंग्लिश में भी अगर आप देखिएगा तो इसके ऑप्शन में 30√2 नहीं है, इसका मतलब इसका चारों ऑप्शन गलत है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका चारों में से कोई ऑप्शन नहीं चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछा गया, या तो आप लोग को याद होना चाहिए। इसका सही आंसर होता है डी वाला, बहुतों बार आप लोग इसको बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है धारावाही लूप यानी करंट लूप दिया हुआ है, जिसका रेडियस डबल करना है और करंट को आधा कर देना है। पूछ रहा है किसके बारे में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, M = होता है NIA। M का फॉर्मूला होता है NIA। इसमें से एरिया नहीं दिया हुआ है तो एरिया को हटा के एरिया के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो πr²। करंट का वैल्यू दिया हुआ है तो करंट का वैल्यू आपको आधा करना है और रेडियस को 2 गुना करना है। 2 गुना का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2 का तो हो जाएगा 4। अब 4 से 2 को अगर काट देते हैं तो बचेगा कितना, तो 2। इसका मतलब हो गया कि यह मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा कै गुना हो जाएगा, तो 2 गुना, और 2 गुना ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह यह जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना डबल। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें देखिएगा तो आपको L का वैल्यू दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 5 हेनरी। उसके बाद चेंज इन करंट दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन करंट दिया हुआ है कितना, तो 2 एम्पियर पर सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें आपको EMF पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो EMF का। याद कीजिए EMF का फॉर्मूला क्या होता है, तो -L × di/dt, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है,
और di/dt का वैल्यू दिया हुआ है 2, यानी सही आंसर हम लोग का हो जाएगा -10। -10 का मतलब हो गया ग्रुप सी में है। तो इस तरह यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ कितना होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ जो होता है वह 8.22 × 10⁻22 होता है। इसमें 8 दिया हुआ है, मतलब ये सही है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आपको इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। यह तो आप लोग याद किए हुए थे, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच का फेज डिफरेंस हो जाता है 0 डिग्री। इस तरह 28 का सही आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो चेंज इन टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, और करंट में जो चेंजिंग हो रहा है वह कितना हो जाएगा? तो 3 एम्पियर हो जाएगा। करंट में चेंजिंग हो जाएगा 3 एम्पियर। ईएमएफ दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट। पूछ क्या रहा है? तो सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। इसके लिए जरा याद कीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो -E/di/dt। इसको अगर सीधा करते हैं तो -E के साथ गुना में चला जाएगा dt और नीचे में चला आएगा di। E का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, गुना करेंगे dt का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 और डिवाइड करेंगे 5 से 2 हो गया, मतलब 3 से। इसको अगर गुना करेंगे आ जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब हो गया 1.67। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1.67, और 1.67 दिया हुआ है ऑप्शन किस में? तो ए में। 1.67 हेनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा याद कीजिए। सेकेंडरी वेव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइगन के द्वारा दिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र है? इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम आप लोग को बताए थे, जिसमें बताए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र होता है, फ्रीक्वेंसी से इसको कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कितना नंबर क्वेश्चन है? तो अगला क्वेश्चन है 32। 32 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है जिसमें 7 कलर होता है, उसमें से पूछ गया है कि इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। तो यह तो हर बच्चा जान रहा होगा कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है, सही आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। आगे बढ़ते हैं केवल धारिता यानी कैपेसिटर का बात हो रहा है, यानी सी सर्किट है। सी सर्किट के लिए आपसे पूछ रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, मतलब सी सर्किट के लिए आपको से फाई का वैल्यू पूछ रहा है। याद कीजिए कैपेसिटर सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है? तो 0 होता है, यानी कॉस फाई 0 होता है। और अगर कॉस फाई 0 होता है तो कॉस फाई जो 0 होगा वह कितना डिग्री में होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी फाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और फाई 90 डिग्री का मतलब हो गया फाई का वैल्यू 90 डिग्री खोज लीजिए, बी में है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, इंग्लिश में भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? मिनिमम वेवलेंथ। याद कीजिए ऊपर से नीचे आप लोग याद किए थे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। गामा रे सबसे नीचे होता है, इसका मतलब हो गया कि गामा रे का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव का, सबसे कम होता है गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है 36 नंबर क्वेश्चन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को, यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था वह किसने दिया था? किसने दिया था? तो कूलम्ब ने दिया था। तो यह सब क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपका जो अलग से है, एडिशनल है, बेसिक से है, और बेसिक से जो भी क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा होगा इतना इजी क्वेश्चन है जितना पहले कभी नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है जो कि आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन क्या है? तो आर दूरी पर आपको विद्युत विभव पूछा जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। कितना डिस्टेंस पर? तो आर डिस्टेंस पर। इसके लिए याद कीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो के इंटू क्यू बाई आर। इसका मतलब आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में।
तो इस तरह इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें जरा याद कीजिए, आप लोग क्या पढ़े थे? तो म्यू का फॉर्मूला पढ़े थे, ये तो रटा हुआ भी क्वेश्चन है। म्यू इज इक्वल टू होता है VD/E होता है म्यू इज इक्वल टू, इसमें से अगर ई को इधर कर देते हैं तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ई। मतलब यह हो गया कि VD जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई के, और यह ऑप्शन किस में है? तो ए में। तो इस तरह यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 64 स्मॉल ड्रॉप्स है और प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बड़ा वाला ड्रॉप का कैपेसिटी। याद कीजिए, बड़ा वाला ड्रॉप के कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है क्या? तो आप लोग फार्मूला भी रटे हुए थे और इस क्वेश्चन को तो कई बार बनाए होंगे। n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल का कैपेसिटी, और इसमें n के बदले भरेंगे 64 भरेंगे तो यह हो जाएगा 4, और छोटा वाला का कैपेसिटी है 5। इस तरह सही आंसर आ जाता है 20। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 20 माइक्रोफैराड, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ जाइए। पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं? तो पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं? तो याद कीजिए, पोटेंशियोमीटर से हम लोग नापते हैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़िए 41 नंबर क्वेश्चन। दो आवेशों के बीच का दूरी बढ़ाया हुआ है तो उसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। यू का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, क्या होता है? तो K/Q1/Q2/R। इस फार्मूला को देखिएगा तो u और r एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर r को बढ़ा देंगे तो u का वैल्यू घट जाएगा, घटेगा किस में दिया हुआ है? तो a में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग का इसका सही आंसर हो जाता है a। 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, दो रेसिस्टेंस R और 2R, और दोनों रेसिस्टेंस जो R और 2R दिया हुआ है वह सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि थर्मल एनर्जी यानी उसमें ऊर्जा कितना प्रोड्यूस होगा सो बताइए, उसका रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिए, सीरीज में अगर दो रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो I का वैल्यू सेम होता है। आपसे H1 और H2 का रेशियो पूछ रहा है, तो I और R से रिलेटेड फार्मूला लेंगे, और I और R से रिलेटेड H का फार्मूला क्या होता है? तो I² R इंटू T। पहला वाला H1 है तो R में 1 लग जाएगा, और दूसरा वाला में R में क्या लग जाएगा? तो 2 लग जाएगा। इस तरह यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2, और R1/R2 का रेशियो तो दिया हुआ है 1:2। इस तरह सही आंसर हम लोग का आ जाएगा 1:2। 1:2 किस में है? तो ऑप्शन ए में है, इसलिए हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युतांक का ऐसा यूनिट यानी परमिटिविटी का ऐसा यूनिट। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट हम लोग पढ़े थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जो परमिटिविटी होता है उसका यूनिट उसका ठीक उल्टा था। उल्टा था मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन डी इसका सही है। 43 के बाद 44 नंबर में चलते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। आवेशित संधारित्र पर ध्यान दीजिए, याद कीजिए, कैपेसिटर में एक प्लेट होता है पॉजिटिव और दूसरा प्लेट होता है निगेटिव। पॉजिटिव पर जितना चार्ज प्लस में, निगेटिव पर उतना ही चार्ज माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा, और टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा? तो 0। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन में है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का गति होता है वह ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट बोलने का मतलब होता है कि वह इधर उधर टकराते रहता है एक दूसरे से, और टकराते रहता है, टकराने के कारण अपसरित होते रहता है। अपसरित होते रहता है मतलब उसका आंसर हो जाएगा सी अपसरित। हालांकि इसके जगह रहना चाहिए अपवाह, चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पढ़े होंगे उसमें आप लोग को बताए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हिंदी होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के लिए होता है। अपवाह वेग होना चाहिए, यानी इसका जो मोशन होता है वो अपवाह होता है। उसके जगह अपसरित है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में ड्रिफ्ट ही होना चाहिए। चलिए सही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्रिफ्टिंग। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन में है वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। याद कीजिए, यह क्वेश्चन आप लोग बनाए थे। इसमें फाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेन फॉर्मूला तो होता है Q/ε0। अगर Q का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1/ε0, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ε0 को ऊपर करके। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ε0 का इन्वर्स। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन में आप लोग लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होता है, और यह किसको कहते हैं? तो यूनिट चार्ज जो पर जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिएगा आप लोग, तो लिखा हुआ आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। परिमाणीकरण क्या होता है इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। आप लोग याद कीजिए, कई बार हम बोले थे कि अगर हिंदी में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश में चले जाइए। तो हम लोग चलते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स। या देख लीजिए इसमें आ गया क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से मतलब क्वांटमीकरण, तो वहाँ पर परिमाणीकरण जो यह किससे रिलेटेड है, तो क्वांटमीकरण से। अब क्वांटमीकरण में आप लोग को कहा गया था कि जो चार्ज होता है वह फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपुल होता है, जिसमें मिनिमम पॉसिबल चार्ज निकला था। इसको अगर आप ठीक से पढ़ के देखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। चौथा वाला देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। पार्टिकल पर मिनिमम चार्ज होता है जिसको फंडामेंटल चार्ज हम लोग बोले थे। तो इस तरह यह डी सही है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के आधार पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किस चीज़ का जानकारी मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग को किस चीज़ का जानकारी मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग को पता चलता है कि अगर लाइन नज़दीक में है तो क्षेत्र का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी चलेगा। डायरेक्शन भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह प्लस से माइनस की ओर जाता है, और चार्ज का नेचर पॉजिटिव है कि निगेटिव है उसका भी पता चलता है कि पॉजिटिव है तो निकलेगा, निगेटिव है तो उसमें एंट्री लेगा। तो इस तरह ABC तीनों सही है, और तीनों जब सही है तो तीनों सही के लिए ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी हम लोग का 49 का सही आंसर हो गया डी। आगे है निकल। याद कीजिए, आप लोगों को याद होना चाहिए कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और एल्निको यह सब क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में दिया हुआ है फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। यह तो इसका आंसर हो जाता है, याद कीजिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं दिक्पात। और अगर आप इंग्लिश में बढ़ेंगे तो इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आप लोग को बोले थे कि 11 से 17 डिग्री के बीच होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आप लोग का किससे है, तो उभयोत्तर लेंस यानी इक्वी कन्वेक्स लेंस से है। अब इक्वी कन्वेक्स लेंस में आपको रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, पूछ रहा है फोकल लेंथ। लेंस मेकर्स फार्मूला लगा दीजिए। लेंस मेकर्स फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू होता है 2/r इंटू में म्यू माइनस 1। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20, और म्यू माइनस 1 में 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.5, और 0.5 का मतलब हो गया 1/2। 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे तो f का वैल्यू भी आ गया 20, और r का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है तो f का वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा, किस में है, तो सी में सही है। ध्यान दीजिएगा, ए में भी है लेकिन ए में मीटर में है और सी में सेंटीमीटर में है। अगर यह सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसके लिए इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लिए कौन सेम होता है। तो ये तो आप लोग याद किए थे, मोमेंटम सेम होता है। मोमेंटम सेम होता है, इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, न्यूट्रॉन हो, सबके लिए मोमेंटम सेम होता है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक, विमंदक यानी मंदक, मंदक मतलब मॉडरेटर। याद कीजिए, मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो उसमें जिससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके स्पीड को कम करना। रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगा उसके स्पीड को कम करना, और रेडिएशन जो प्रोड्यूस होता है उसमें ज़्यादातर स्पीड को कम करने का ज़रूरत किसको होता है, तो न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या करना है, तो कम करना है। न्यूट्रॉन का स्पीड कम करना किस में लिखा हुआ है, तो ए में, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि के रूप में यानी अशुद्ध तत्व, इम्प्यूरिटी। याद कीजिए, पी टाइप में इम्प्यूरिटी अगर मिलाएंगे तो 3 वैलेंसी वाला मिलाएंगे, और 3 वैलेंसी वाला कौन होता है, तो बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, इंडियम होता है, गैलियम होता है। इसमें से कौन दिया हुआ है, तो बोरॉन दिया हुआ है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन यानी ए में। 56 नंबर में चलिए डायोड। डायोड का यूज कहाँ होता है, तो याद कीजिए, अगर एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर में डायोड का नहीं, ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ऑसिलेटर में भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है, मॉड्यूलेटर में भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में किसका यूज होता है, तो डायोड का। तो इस तरह 56 का सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किस में है, तो डी में। आगे बढ़िए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 57 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच का दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का क्या होगा। इसके लिए याद कीजिए, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और पर्दा से स्रोत और पर्दा के बीच का जो दूरी होता है वह कैपिटल डी होता है, यानी बीटा जो होता है वह डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर डी को डबल करेंगे तो बीटा भी डबल हो जाएगा। डबल करना है कि आधा करना है, देख लीजिए, दूरी बढ़ा दिया, जब बढ़ाना है, सिर्फ बढ़ाना है तो बीटा भी बढ़ जाएगा, और बीटा भी बढ़ जाएगा किस में है, तो ए में है।
तो इस तरह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ए। 58 नंबर में चलते हैं, रेडियो सक्रियता का मात्रक। रेडियो सक्रियता का मात्रक ही तो आप लोग को पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। 59 नंबर में क्वेश्चन है, पेनेट्रेटिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा होता है? विभेदन क्षमता। याद कीजिए अल्फा बीटा गामा में गामा का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा था, बीटा का उससे कम, अल्फा का सबसे कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण, इंग्लिश में भी इसका आंसर हो जाएगा गामा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, टीवी प्रसारण के लिए। टीवी जो है स्पेस वेव में आता है और स्पेस वेव का आप लोग को फ्रीक्वेंसी रेंज लिखवाए थे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और यह तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि याद किए हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जरा फॉर्मूला याद कीजिए। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। वर्ण विक्षेपण क्षमता को डिनोट किए थे हम लोग ओमेगा से, और ओमेगा का फॉर्मूला हुआ था म्यू ही माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। इसका मतलब हो गया कि यह परफेक्टली किस पर डिपेंड करता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? तो मटेरियल का। अब उसके आधार पर ऑप्शन अगर आप खोजिए तो ये इसमें एंगल है, नहीं करता है डिपेंड। दूसरा वाला में है पदार्थ का प्रकृति चलेगा, तो इस तरह पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन सही है। 62 में चलते हैं। 62 में जो है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लेजर के लिए आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में लिखवाए थे कि आबादी परिवर्तन होता है इसमें, लेकिन गलती से दे दिया है नंबर इन्वर्सन, यानी होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्सन। इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर इन्वर्सन लिखा हुआ है, या नंबर नहीं पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है, फिर भी चलने लायक है, या चलने लायक है। यह क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है यह चलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति। याद कीजिए ट्रांसवर्स नेचर किस में शो होता है? तो पोलराइजेशन में शो होता है। आगे बढ़ते हैं 25 को आप लोगों को बताए थे कि इसको बदलना है किस में? तो द्विआधारी में, यानी बाइनरी में बदलना है। बदलने के लिए आप लोग याद कीजिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबर को लिखते हैं, उसमें से 0 या 1 घटाते हैं, 1 घटा लिए 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 12। फिर 0 घटाएंगे 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 6। फिर 0 घटाएंगे 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 3। उसके बाद 1 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1। नंबर लिखते हैं कहाँ से? तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। नीचे से ऊपर 11001 11001 कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी सी में है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंजों के। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है और इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है, उसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो सेम होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है सेम। दोनों आप लोग पढ़े होंगे कि जो इंटरफ्रेंस होता है उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होते रहता है और इसमें लगातार डिक्रीज होते रहता है, जिसके कारण फ्रिंज जो है दोनों का सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? तो 66 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग चलते हैं तो लाइट ईयर का वैल्यू पूछ रहा है। तो 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग कि लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻15। हालांकि यह हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी बनवाए हुए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब अमीटर को संटित किया जाता है। याद कीजिए अमीटर को संटित करने का मतलब होता है कि अमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ देते हैं, और शंट लो रेसिस्टेंस होता है। लो रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज कर जाता है किस में? तो यह हो गया आंसर बी में दिया हुआ है। तो आपका अमीटर वाला में हो जाएगा घटता है, डिक्रीज होता है। आगे बढ़ जाइए, 68 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक। सेमीकंडक्टर है, याद कीजिए सेमीकंडक्टर को अगर गर्म करते हैं तो उस स्थिति में उसका कंडक्टिविटी जो है वह बढ़ता है और रेसिस्टिविटी घटता है। रेसिस्टिविटी घटता है और तापमान गुणांक जो होता है रेसिस्टिविटी को ही शो करता है, इसलिए उसका वैल्यू हो जाता है निगेटिव। तो इस तरह अगर किसी सेमीकंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान गुणांक अगर पूछ रहा है तो तापमान गुणांक का वैल्यू किस में होगा? तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 69 क्वेश्चन यह जो है यह याद कीजिए, आप लोग का जो रिवीजन कराए थे उसमें भी हम समझाए थे कि साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है उसको वेलोसिटी और रेडियस से कोई मतलब नहीं है, जबकि यह मॉडल में भी दिया हुआ था और यहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। मतलब यह हो गया कि 4 क्वेश्चन अभी तक आप लोग देखे होंगे, 4 क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा इसका मतलब हो गया कि आप अगर ये चारों क्वेश्चन को बनाए हैं तो गलती किए हैं। चूंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 35 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास था, फिर भी अगर अनमैच क्वेश्चन को आप बना दिए हैं तो आपसे मिस्टेक हुआ है, उसका नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। यानी 4 क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका चारों ऑप्शन गलत है, और चारों ऑप्शन गलत है तो उसमें मार्क्स आपको नहीं दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन तक तो पहुँचे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, इसी में रहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में है वान डी ग्राफ जनित्र ऐसी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो याद कीजिए वान डी ग्राफ जनरेटर में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। हाई वोल्टेज किस में है, तो ए में है। तो इस तरह हम लोग का यह कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। आप लोग देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को मिलान करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। रिवीजन कोर्स में हम 25 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन आपका उसी में से है, और 6 क्वेश्चन में से सिर्फ लिखना था 3 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देखे हैं 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, जिसमें से 16 क्वेश्चन हम रिवीजन कोर्स में कराए हुए हैं। यानी लास्ट में जो रिवीजन कराते हैं उसमें डायरेक्ट जो आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं उसमें से। रेगुलर में तो टोटल रहेगा ही रहेगा। तो रिवीजन में से शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है उसमें 16 क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन वाले से मैच किया। उसी तरह अगर आप ऑब्जेक्टिव को भी देखें तो आप लोगों को जब अभी हम समझाए होंगे उस टाइम याद होते गया होगा कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोग बनाए हुए थे, प्रैक्टिस किए हुए थे। तो यह निश्चित है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 70। आप लोग शुरू से अंत तक लास्ट तक देखेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसा है, 40 नहीं हम जोड़े थे 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप लोगों को हम जो क्विज था उसमें दिए हुए हैं। 46 क्वेश्चन है जो कि सेम क्विज में से है। उसके बाद इसका मतलब हो गया कि 24 क्वेश्चन जो है वह क्विज में नहीं है, मतलब 24 क्वेश्चन आपको इसमें नया दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन नया दिया गया है इस साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह 24 क्वेश्चन जो है वह भारी है। हाँ, भारी कितना क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन को हम भारी मानेंगे, जो कि ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो आप लोग के लिए वह 4 क्वेश्चन भारी होगा, तो 4 क्वेश्चन को तो छांट ही दीजिए। बाकी बचा 20 क्वेश्चन। यह 20 क्वेश्चन जो है वह आपको बनाना था और कंसेप्ट के आधार पर बनाना था। अगर आप क्विज को याद किए हुए थे तो उसमें से 46 क्वेश्चन उसी में से है, और 46 में से आपको बनाना कितना था, तो 35 बनाना था। तो इस तरह जो ढंग से याद किए हुए थे उनका हो सकता है 1-2 मिस्टेक तो होता ही है, हमसे भी होता है, आप लोगों से भी होता है, भगवान नहीं है। तो 1-2 जल्दीबाजी में 1-2 मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। अगर आपका 35 नहीं सही है, 34 है तो भी सही है, 33 है तो भी चलेगा, 32 है तो भी चलेगा, उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है, लाइफ अभी बहुत बाकी है और बहुतों एग्ज़ाम आपको देना है। कोशिश करना है कि इसमें जो गलती हुआ है आगे जो एग्ज़ाम देंगे उसमें गलती ना करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, इसलिए टाइम हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, उसके लिए कोई बात नहीं है। आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन को और खुशी खुशी आगे का तैयारी कीजिए। आगे का तैयारी आपका कहाँ से होगा, तो नीट से रिलेटेड होगा। आगे आपको नीट का तैयारी करना है, और नीट में हम आप लोग को बता चुके हैं कि टोटल क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से, जो कि आप लोग को बताए भी थे, समझाए भी थे। यानी 2 महीना 3 महीना का जो टाइम आप लोग का है नीट के लिए, उसमें एनसीईआरटी का आप लोगों को फिर से पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है। जैसे 12th बोर्ड का तैयारी किए 2 महीना के लिए, लास्ट में रिवीजन किए, उसी तरह 3 महीना के लिए आप लोग को रिवीजन करना है नीट का। अगर आपको जेई का एग्ज़ाम देना है तो जेई का तो फॉर्म आ गया है। आज आपका कितना तारीख है, तो 7 तारीख है। आज से तो फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो जेई का जो फॉर्म हो गया है 7 फरवरी से 7 मार्च तक भराएगा अप्रैल सेशन के लिए, और उसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके उसका भी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में आप मार्क्स ला सके और मेंस में क्वालिफाई करके आप एडवांस में अपीयर हो सके। इसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप लोग को है। तो आप लोग अगर आगे नीट का या जेई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोग का नीट का और जेई मेंस का भी रिवीजन कोर्स स्टार्ट होगा, जल्द स्टार्ट होगा। जितना जल्दी आप लोग बात कर लेंगे उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ सबको गुड बाय, अलविदा, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय भारत।